जिस वस्तु में अधिकता होगी, चाहे वो जीव हो चाहे कोई भी चीज हो, कुल मिलाकर अगर उसकी अधिकता ज्यादा है, ठीक है, उसे बोलेंगे विविधता। ठीक, ओके। और जब यही अधिकता जीव के बारे में हो, मतलब निर्जीव के बारे में नहीं, जीव के बारे में, आप हम के बारे में, जानवरों के बारे में, परितंत्र के बारे में। परितंत्र मतलब जीव, ठीक है, जैविक। ठीक, तो अगर जीव के बारे में अधिकता ज्यादा हो तो इनका जो हम अध्ययन करेंगे उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे जैव विविधता। बन गई परिभाषा। कोई तुमसे पूछे जैव विविधता क्या है तो बोलना किसी जीव के बारे में जो अधिकता होती है उन अधिकताओं को हमारा अध्ययन करना क्या कहलाएगा, जैव विविधता। बड़ी सीधी सी कहानी है। ओके, चलो सर्वप्रथम आपके पास पहला क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि ये बताइए इसके शब्द का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, शब्द का जो आपके पास प्रयोग किया था, तो बोलिएगा। सर्वप्रथम जो इस शब्द को लाए थे ये आपके पास जो विविधता 1985 में आया। कौन लाया तो बताइएगा। वाल्टर जी रोजिन ये शब्द को क्या किए थे, लाए थे। याद रखना, जैसे कोई पूछे ऊर्जा कौन लाया था तो आप बोलोगे मेयर साहब, रॉबर्ट मेयर। और कोई पूछे ऊर्जा का 10% का संरक्षण तो बता दोगे लिंडेमान। ठीक है, वैसे ही तो कोई पूछे जैव विविधता शब्द कौन लाया था तो बोलिएगा वाल्टर रोजिन। ठीक है, इस शब्द का व्यवहारिक प्रयोग कब हुआ था। व्यवहारिक प्रयोग का मतलब है बिल्कुल डेलीगेसी में प्रयोग आपके पास होने लगा। ठीक है, तो बोलिएगा 1986 में इसका क्या हुआ था, व्यवहारिक प्रयोग हुआ था। किसने किया था तो बताइएगा, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, विल्सन। ठीक है, ऐसे इतनी चीज फैक्ट है, समझ लो। लेकिन मतलब शब्द लाए आप, फिर एक नॉर्मल डेलीगेसी की जीवन में हर जगह है जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता में ये, जैव विविधता में ये, जैव विविधता में ये, उसका नॉर्मल रूप से प्रयोग कौन करने लगे थे तो आंसर देना आपके पास विल्सन। ठीक है, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके पास ये कहा जाता है कि जैव विविधता आपके पास कहां मिलेगी, मतलब उसका कुछ शर्तें होंगी। तो बोलिएगा जैव विविधता हमें जीव मतलब किसी जीव की विविधता, जीव मतलब जीव की, विविधता मतलब तो विविधता होती है, निर्जीव सजीव कोई भी आ सकता है, लेकिन वो कह रहा है निर्जीव नहीं सजीव। तो वो कह रहा इसकी शर्तें बताओ, तो थोड़ा दिमाग लगाओ अपना खुद का। यार विविधता तुम्हें जानवरों में, हम में, आप में कहां मिलेंगी। ठीक है, पेड़ पौधों में, हर चीज में, तालाब में, समुद्र में, हर जगह पूरा दिमाग थोड़ा सा घुमाओ कि तुम्हें विविधता कहां मिलेगी। तो तुम्हें 2 चीज एरिया आएंगी, 2 शर्तें आएंगी। एक शर्त आपके पास आएगी जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर विविधता ज्यादा मिलने के चांसेस है, और जहां पर हमारा वर्षा ज्यादा होगी या सीधी कहानी है जल ज्यादा होगा वहां पर विविधता मिलने का चांसेस है। बिल्कुल सही है। ठीक है, राजस्थान चले जाओ अलग माहौल है, असम मेघालय चले जाओ अलग सिस्टम है, जम्मू कश्मीर की तरफ चले जाओ अलग पर्यावरण है, केरल की तरफ चले जाओ नीचे की तरफ अलग, वहां का आपके पास मौसम अनुकूल है या प्रतिकूल है। तुमने कहा अंतर कैसे पड़ गया, तुमने कहा 2 चीज से। अभी मान लीजिए हल्की गर्मी है, शाम तक कहीं का तो मौसम बन गया, हल्का सा भी पानी बरस गया तो मौसम बदल जाएगा। ठीक है, और कल मान लीजिए पानी नहीं बरसा, भी 1 घंटे बाद अगर धूप निकल आए और 2-3 घंटे अच्छे से धूप रह जाए मौसम बदल जाएगा, विविधता हो जाएगी। तो आप बोलोगे जहां पर तापमान और वर्षा की अधिकता ज्यादा होगी वहां पर आपके पास क्या ज्यादा होगी, विविधता ज्यादा होगी। 2 पॉइंट सीख लिए। कोई पूछे जो विविधता की शर्तें बताइए तो बता देना। जो विविधता की शर्तें जहां पर तापमान और आपके पास वर्षा ज्यादा पाई जाएगी। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं एक चित्र बना देता हूं। ये वाली हेडिंग तुम्हारी पूरी कंप्लीट, जैव विविधता वाली। ठीक है, ओके, इन दोनों को याद रख के चलिए। और वो सब चित्र आप लोगों ने देखा है, बस इसमें पढ़ना है अलग दृष्टिकोण से, और दूसरे विषय में पढ़ा था अलग दृष्टिकोण से। चलिए, ये आपके पास मान लीजिए ये आपके पास एक गोला है, ये आपके पास अर्थ है। ध्यान से देखिए, पृथ्वी है। पृथ्वी में हम जानते हैं पृथ्वी को बीचों बीच से बांट दें तो यहां पर एक रेखा गई, इस रेखा को कहते हैं 0 डिग्री। आपके पास इसके और ऊपर चले तो यहां पर आपके पास एक रेखा थोड़ा सा आपके पास ऊपर गई है यहां पर, और उतरी ही नीचे अगर यहां से समकक्ष मान लिया जाए तो यहां पर गई, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री। ठीक है, ओके, बढ़िया। नेक्स्ट इसके ऊपर आपके पास और चलेंगे, बहुत ध्यान से समझना बेटा,
तो आप चलेंगे तो आपको एक रेखा और मिलेगी, ये होगी आपके पास 66.5 डिग्री। यहीं के नीचे आप और आ जाइए तो यहाँ पर भी एक रेखा मिलेगी, ये भी होगी आपके पास 66.5 डिग्री। और ऊपर चलेंगे तो आपको एक छोटी सी पॉइंटिंग और मिलेगी, एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट आपके पास नीचे होगा। और ये वाला हमने समझ लिया, जो पृथ्वी को दो भाग में आपके पास बांटता है, इनके नाम जान लीजिए। तो नाम आप जानते हो, आप बोलोगे पहले पृथ्वी के दो टुकड़े करो, तो इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध क्यों? क्योंकि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आधे ऊपर वाले को भाग को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और नीचे वाले भाग को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पृथ्वी गोल है, तो उस गोलार्ध, गोल पृथ्वी का आधा, आधा का मतलब गोलार्ध है, आधा, ठीक है। तो आपने बोला गोलार्ध। रेखाओं पे आ जाएगी, तो आपने कहा रेखा तो हम जानते हैं, जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है, तो आप बोलोगे ये 66.5 आपके पास रेखा उत्तरी अंटार्कटिका है, और ये आपके पास नीचे की तरफ आपके पास दक्षिणी आपके पास अंटार्कटिका, ये ऊपर अटलांटिक, सॉरी। और यहां पर आपके पास आएंगे, जो ब्लैक कलर की आपके पास लाइन दिख रही है, तो इसको बोलेंगे, यहां पर हमको एक रेखा मिलेगी कर्क, और नीचे की तरफ जो रेखा मिलेगी मकर, ठीक है, जानते हैं कर्क रेखा। और अब थोड़ा सा एक चीज और जानना है, ध्यान दीजिए। मैं एक काम और कर देता हूं, मैं सूरज बना देता हूं। ये आपके पास एक सूरज है, मान लीजिए सूरज, ये ऐसा नहीं, ये आपके पास एक सूरज है। सूरज लगातार प्रकाश दे रहा है, तो सूरज जब लगातार प्रकाश दे रहा है, तो सूरज पृथ्वी से तो कई गुना बड़ा है। चित्र में तो पृथ्वी थोड़ा समकक्ष दिख रही है, वरना सूरज बहुत बड़ा है, ठीक है। तो सूरज का प्रकाश सीधे आता है यहां पर। तो कोई प्रश्न आपके पास भाई ये चीज नॉर्मल पूछे कि सूर्य का प्रकाश कितने डिग्री तक सीधा पड़ता है, तो बताइए 23.5 कर्क से लेके 23.5 मकर रेखा तक सूर्य का प्रकाश कैसा पड़ता है? सीधा पड़ता है, ठीक है, ओके, भूगोल की चीज है। अब कोई पूछे सूर्य का प्रकाश पे 23.5, तभी तो 23.5 रखा, इसको 23 और 24 को नहीं रखा। वैज्ञानिकों को शौक था कि कोई 23.5 लिखते, फालतू में कठिन बना रहे हैं क्वेश्चन, 25-30 कर देते। नहीं, जब मापन हुआ तब उन्होंने देखा कि सूर्य का प्रकाश तो उत्तरी गोलार्ध में यहां तक और नीचे वाले गोलार्ध में यहां तक ही सीधा पड़ता है, उसके बाद तिरछा पड़ता है। जैसे वर्तमान में ये प्रकाश आपके पास आ रहा है, थोड़ा मोड़ा ये चमक आपको दिख रही होगी, तो ये सूर्य का प्रकाश ही है, लेकिन तिरछा पड़ रहा है। सूर्य का प्रकाश यहां पड़ा, वहां से थोड़ा मोड़ा परावर्तित या अपवर्तन हो गया, जिसके कारण से यहां दिखाई दे रहा, समझ में आ गया। अब प्रश्न ये आता है कि यहाँ पर तो सीधा पड़ता है प्रकाश, तो तिरछा कहां पड़ता है? तो बोलिएगा सूर्य का प्रकाश जो आपके पास तिरछा पड़ता है, ये पड़ता है 23.5 के ऊपर, और यहां पर आपके पास पड़ता है, तो ये बोलिए 23.5 के नीचे, कहां तक? 66.5 तक, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर प्रकाश आपके पास तिरछा पड़ेगा, नीचे की तरफ भी प्रकाश आपके पास तिरछा पड़ेगा, और सामने की तरफ आपके पास जाएंगे तो यहां पर प्रकाश जो आपके पास पड़ेगा वो कैसा पड़ेगा? सीधा पड़ेगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर। अब तो मैं इन्हीं से सब प्रश्नों का आंसर मिल गया, मैं अलग से नहीं लिखाऊंगा, सिर्फ चित्र बनवा दूंगा। आपको अपना दिमाग पूरे उसमें देना, प्रश्न कई प्रकार से पूछ लेगा। चलिए आइए, पहले मेरे एक दो प्रश्नों का आंसर दीजिए। कोई आपसे कहे गर्मी ज्यादा कहां पड़ेगी, तो आप सीधा बोलना गर्मी ज्यादा पड़ेगी जहां धूप ज्यादा पड़ेगी। धूप ज्यादा कहां पड़ेगी? जहां धूप सीधी पड़ेगी। सीधी अभी छत में खड़े हो जाओ, थोड़ा गर्मी लग जाएगी, कमरे के अंदर हो तो हल्की गर्मी कम लगेगी, क्योंकि यहां धूप सीधी नहीं पड़ रही, ठीक है। तो आपने बोला सीधी सी बात है, गर्मी हमें जो ज्यादा पड़ेगी वो यहां पर सर्वाधिक पड़ेगी, टॉप लेवल पे गर्मी पड़ेगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, यही तो कह रहा है जीवविविधता। तापमान कहां ज्यादा होगा? जहां पर गर्मी ज्यादा होगी वहां पर हीट पकड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास अब आ जाइए, वर्षा कहां ज्यादा होगी? तो आपने कहा इसमें क्या है? जहां तापमान ज्यादा होगा पानी वाष्प बनेगा, पानी भाप बनेगा, बादल बनेंगे, भूगोल कहती है, और भूगोल उसके बाद पानी क्या करेगा? बरसेगा। तो आप ये कह सकते हो पानी की जो जल की वर्षा होगी वो भी इसी लेवल पे आपके पास क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आप ये कह सकते हैं वर्षा भी हमारी यहीं पर ज्यादा होगी। अब कोई तुमसे पूछे, इसके बाद ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होगा? तो कह देना गर्मी थोड़ी कम पड़ेगी, तापमान कम हो जाएगा, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो और कम हो जाएगा, मतलब बिल्कुल माइनस में पहुंचने की स्थिति आ जाएगी। तो इसको जियोग्राफी में 3 रूप से बांटा जाता है, ठीक है, ध्यान देना इसको बहुत अच्छे से। तो आप बोलना ये जो आपके पास एरिया आता है इसको बोलते हैं आपके पास उष्ण एरिया,
ठीक है आपके पास। इसके ऊपर चलो तो आपने कहा इसके ऊपर और इसके नीचे, बात तो एक ही है, हल्का कम गर्म। हल्का कम गर्म तो इसको क्या बोलेंगे, शीतोष्ण एरिया, इसी को कटिबंध बोलते हैं। उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, बता दीजिए, कर्क से मकर के बीच में शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, कर्क से 66.5 और मकर से 66.5, ठीक है ओके। और ऊपर चलो, और ऊपर तो कहते हैं ना यहाँ तो बिल्कुल भी सूरज की रोशनी तिरछी क्या बिल्कुल नाम मात्र की ही पड़ती है। कुछ देश तो ऐसे जहां पर पड़ती नहीं है, 6 महीने दिन 6 महीने रात, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ठीक है। आपने कहा हाँ यार जी सुना तो है, तो आपने कहा इसका मतलब है ये शीत कटिबंध कहलाएगा। कितने कटिबंध है पूरी पृथ्वी में, 3। पहला कटिबंध उष्ण, दूसरा कटिबंध शीतोष्ण और तीसरा कटिबंध आपके पास कौन सी। अब तुमको सब बन गया। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर देते जाइए, सब चीज बदलती जाएगी। आपने सुना होगा, अब मैं थोड़ा 1 मिनट और समझा दूं फिर मेरे प्रश्न पूछता हूं। आपने सुना होगा अमेज़न नदी, नील नदी कहां बहती है, तो आपने कहा यहीं पर आपके पास बहती है। और जैव विविधता कहां पर ज्यादा पाई जाती है, यहीं पर। सहारा रेगिस्तान कहां पाया जाता है, यहीं पर। इंडिया का आपके पास थार का रेगिस्तान कहां पाया जाता है, यहीं पर। क्यों, क्योंकि गर्मी ज्यादा। इंडिया के जम्मू कश्मीर के ऊपर की तरफ चले जाओगे तो आपके पास हल्का सा तो ठंडक एरिया करेगी, नीचे की तरफ आओगे केरल की तरफ गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं प्रश्न पूछूंगा कि विविधता कहां ज्यादा मिलेगी। चलिए अब प्रश्न 4-5 कितना सिंपल तरीके से पूछ लेता है, पर चित्र क्लियर नहीं है तो समझ लीजिए फिर रखना पड़ेगा। बताओ क्या होगा क्या नहीं होगा। ज्योग्राफी याद है तुम्हें, ये सब पूरा बन जाएगा। अब तुमसे प्रश्न आएगा, बताइए अगर हम उष्ण कटिबंध से शीतोष्ण कटिबंध की तरफ जाते हैं तो जैव विविधता घटेगी या बढ़ेगी, घटेगी। बहुत बढ़िया, क्योंकि वर्षा तापमान भी तो घटेगा। वर्षा तापमान घटा जैव विविधता घटी, वर्षा तापमान बढ़ा जैव विविधता बढ़ी। सेकंड क्वेश्चन ऐसी वो तुमसे पूछ दे घुमाकर, बताइए शीत कटिबंध से हम शीतोष्ण कटिबंध की ओर जाते हैं। अब लड़का सही से चित्र बनना देखा हो और जानकारी ना हो तो कितने प्रश्न रख लेगा, ठीक है। आपने कहा शीत कटिबंध कहां, पहले तो यही नहीं पता, और शीतोष्ण कहां ये नहीं, तो आपने कहा शीत कटिबंध से शीतोष्ण की तरफ आएगी, किसी से कुछ नहीं पूछना। आपने कहा जैव विविधता बढ़ेगी, कोई पूछे शीतोष्ण कटिबंध से उष्ण की तरफ जैव विविधता और बढ़ेगी। आपके पास इस उष्ण से वापस शीतोष्ण की तरफ जाएंगे, उष्ण से शीतोष्ण तो बोलेंगे घटेगी। सीधी बात समझ में आएगी, कैसे भी क्वेश्चन पूछ लो। कोई पूछे आपके पास उष्ण से शीतोष्ण, यस आपके पास घटेगी, शीतोष्ण से शीत और घटेगी। ऑप्शन दे दे, सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाएगी, शीतोष्ण में, शीत में, उष्ण में। आंसर बताइएगा उष्ण में, ठीक है। कर्क रेखा में भी पूछ सकता है, ढेरों क्वेश्चन है। वो तुमसे कह सकता है बताइए कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ जाते हैं तो हमें सर्वाधिक जैव विविधता कहां मिलेगी, बताओ कहां मिलेगी। तो बोलोगे जब कर्क से मकर के बीच में जाती है तो बीच वाली लाइन में जैव विविधता सर्वाधिक मिलेगी। इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। क्वेश्चन कर्क में दूसरा पूछ सकता है, बताइए कोई व्यक्ति उत्तरी ध्रुव पर खड़ा है, ये ध्रुव है आपका उत्तरी ध्रुव पर खड़ा है, अगर वो उसको वो जैव विविधता के क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसे कहां जाना पड़ेगा, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। तो आप बोलोगे कहां जाना पड़ेगा, नीचे की तरफ। ये सब तमाम क्वेश्चन है जो आपको बनने लगे, और यही जैव विविधता है जो छोटा सा पूछ लेता है। अब इसके प्रकार और पढ़ लेते हैं, चैप्टर क्लियर। जैव विविधता के प्रकार कितने होते हैं, बोलिएगा 3 प्रकार। बेटा बस 20-15 मिनट अच्छे समझ लीजिए, बिल्कुल शांत मन से। मैंने पहले ही बोल के रखा, इकोनॉमी है, थोड़ा एक इन्वायरमेंट है, थोड़ा अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा हल्का, ठीक है। चलो अच्छा, चौथी क्लास 5-6 क्लास और बची है, समाप्त हो जाएगा इन्वायरमेंट। एक दिन में एक टॉपिक कवर की स्पीड से चल रहे हैं। आपके पास आ जाइए पहला, तो बोलिएगा पहला जो आपके पास विविधता होगी, तो बोलना आपके पास प्रथम विविधता जो आती है उसको बोलते हैं आनुवांशिक आपके पास विविधता, ठीक है, आनुवांशिक विविधता। ओके, अभी सब समझा दे रहे हैं। और दूसरे नंबर की जो आपके पास विविधता आती है, विविधता, इसको बोलेंगे आपके पास प्रजातीय विविधता, प्रजातीय विविधता, ठीक है ओके। तीसरी नंबर की जो विविधता आपके पास आती है इसको बोलेंगे समुदाय या आपके पास परितंत्र। परितंत्र आप सब पढ़ कर आए हो, इसको बोलेंगे परितंत्र विविधता। जैसे हम जानते हैं जंगल का परितंत्र अलग है, जल का परितंत्र अलग है, आकाश का परितंत्र अलग है ना। परितंत्र मतलब जानते हो सब, जैविक और अजैविक, ओके।
चलिए, हाँ, अब हमने ये जाना कि जो विविधता होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहले तीनों के नाम बिल्कुल अच्छे से देख लो। तो आपने कहा आनुवांशिक और प्रजाति और विविधता, ये वाली समुदाय वाली, ठीक है। एक एक कंप्लीट 5-5 मिनट लगेगा और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, समझ लीजिए। आपने कहा पहले आनुवांशिक पढ़ते हैं, तो पूछा जाए आनुवांशिक विविधता का मतलब क्या है, वो बाद में समझ लेंगे। पहले आनुवांशिक शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। जैसे समझो, मान लीजिए आनुवांशिक का मतलब पीढ़ी के आगे बढ़ना। और जब, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अनुवंश, आपने कहता हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है, पीढ़ी का आगे बढ़ना। और जब पीढ़ी का आगे बढ़ना, तो इतना तो मेरे बिन बताए भी आप समझते हो कि जो पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन आएगी एडवांस होके आएगी, ठीक है। आज 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 आपकी बहन, भाई के लड़के, भांजा भतीजा 4-5 साल के हैं, लेकिन आप और हमसे तेज हैं। 3 साल 4 साल में मोबाइल चलाना जानते हैं, सब रिमोट से लेके सब चीज जानते हैं। इतना हम लोग नहीं जानते थे जब हम 3-4 साल के थे, ठीक है। अब आज कोई पहले पूछे कि 25-30-40 साल पहले, तब बेचारे उनसे हम एडवांस ज्यादा थे, हम अपने पिता जो चीज ग्रेजुएशन के बाद सीख पाए, वो हम लोग सीख गए थे कक्षा 12 के आसपास बाइक चलाना, कक्षा 10-12 के आसपास। आजकल के बच्चे तो कक्षा 6 से बाइक चलाना अब उनके माता पिता दे देते हैं। तो आपने कहा समझ में आया कुछ, तो आपने कहा इतना तो समझ में आ गया अनुवांशिक अपडेट होना, जैसे मोबाइल को अपडेट कर लेते हैं। आप थोड़ा सा व्यवहारिक भाषा में सीख लेते हैं परिभाषा, ये तो मैंने उदाहरण बताया। अब चलिए थोड़ा सा ऑफिशियल, तो आप बोलेंगे आनुवांशिक विविधता का अर्थ होता है, ठीक है, जन्म दर जन्म हमारी पीढ़ी में गुणों का हस्तांतरण, ठीक है। गुण मतलब ये गुण के स्थान में सही शब्द लक्षण का हस्तांतरण, ये आपके पास जो कहलाता है, ये कहलाता है आनुवांशिक विविधता। ओके, सब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। किसने दिया था, तो बोलिएगा जन्म से अगले जन्म, अगला जन्म, अगला जन्म, तो हमारे लक्षण नेक्स्ट करके बढ़ते चले जाएंगे। ये सिद्धांत किसने दिया था, तो बोलिएगा एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है, जिनका नाम क्या था, लेमार्क। सबने सुना है, 2 नाम तो सबने सुनी, चाहे खूब इंटर किया हो, बायो अगर रही है तो, एक लेमार्क का और एक डार्विन का, ठीक है, आपके पास। तो बोलिएगा लेमार्क ने दिया था, 2 चीज जान ली, ठीक है। अब मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो मैं और चीज पसंद आ जाएगी, ठीक है, समझ में रहेगी। अब देखो, जैसे मान लीजिए, ध्यान से बेटा, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ, ध्यान देना, बच्चा बड़ा हुआ, अपना सामाजिक जीवन बिताया। बच्चा मतलब आप हम किसी जानवर का बच्चा, कुछ भी समझ लो, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट और आ जाता है, लेमार्क ने अपना प्रयोग किस में किया था। हर व्यक्ति प्रयोग करता है, कोई चूहा पे, कोई बिल्ली पे, जानवरी पे किया जाता है। कोरोना वैक्सीन बनी तो जानवरी पे किया गया, बाद में फिर मानव पे प्रेजेंट किया गया, मानव में सफल हुआ, फिर भैया पूरे वर्ल्ड में अलाउ किया गया। तो बोलना इन्होंने जो अपना प्रयोग आपके पास किया था, बड़ा सिंपल, ये भी पूछना सकता है। तो आप बोलिएगा इन्होंने प्रयोग किया था एक जानवर पे, जिसका नाम है जिराफ, ठीक है। अब क्या किया था, पहले ये देख लो। मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ, आप हम में, ठीक है, बच्चा बड़ा हुआ, 12-13 साल का, 18 साल का, शादी हो गई, पढ़ाई करी, शादी हो गई, जो अपना कुछ व्यवसाय करने लगा या कुछ रोजगार करने लगा। ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना ही है सिर्फ, ठीक है। आपका बच्चा की शादी वादी होने के बाद बच्चे ने अपना जीवन व्यतीत किया, ठीक है, एंड के साल आए 60-70, उन्हीं दौरान पे बच्चे, उस लड़की का लड़का जन्म हो गया। तो आपने बोला पीढ़ी आगे, सुनते चलना, पीढ़ी आगे बढ़ी, ये फर्स्ट पीढ़ी थी। अब पीढ़ी आ गई आपके पास सेकेंड पीढ़ी, फिर बच्चा बड़ा हुआ, अब उसका, ठीक है, उसको आगे बढ़ा, और कभी यही कार्यक्रम चला, उसने अपने बच्चे का जन्म किया, ये पहुंच गई आपके पास तृतीय पीढ़ी। फिर वही प्रोसेस, जीवन समान है, क्रम से चलता रहेगा, वही सूरज निकलता रहेगा, शाम होती रहेगी, सिस्टम बदलता रहेगा, ठीक है। ओके, तो आपके पास तीसरी पीढ़ी के बाद आपके पास चौथी पीढ़ी आ गई, ये हो गई आपके पास फोर्थ। लेमार्क ने क्या कहा, लेमार्क ने कहा देखो भैया, जब ये आपके पास बच्चा जन्म हुआ था, शुरुआत कर लेते हैं हम, मान ली, तो ये कुछ नहीं जानता था। जब ये कुछ नहीं जानता था, तो इसने सब कुछ यहीं पर सीखा। ध्यान देना बहुत अच्छे से, सब कुछ यहीं पर सीखा।
अपडेट हुआ, जितना हुआ उतना ही अपडेट है। 100% क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास अगर 500 रुपए है तो हमारे लिए वही 100 है, ठीक है। किसी के पास 5000 है तो उसके लिए वही 100 है, ठीक है। तो आपने कहा 100%। उसका बच्चा जब जन्म हुआ, अब याद करना, अपने भांजा भतीजी ऐसे करके, ठीक है, और अपने पिता, ठीक है, तो समझ में आएगा। तो आपने बोला जब बच्चा जन्म हुआ तो ये 100% वाले गुण थे, ये तो इसमें पहुंच ही गए। जो ये नया बच्चा पैदा हुआ साथ में, उस बच्चे ने अपना जीवन व्यतीत किया, बड़ा हुआ, शादी हुई, स्कूल शिक्षा सीखा, सामाजिक दुनियादारी देखी, तो इसने अपना कुछ नया और सीख लिया। जो पिता से मिला लक्षण वो तो गया और खुद का भी कुछ सीख लिया, ठीक है। फिर कहानी आगे बढ़ी, कहानी आपके पास आगे बढ़ी, तो जितना इसके पिता ने सीखा था वो तो गया, तो आपने कहा 100% गुण भी गया, ठीक है बेटा। प्लस में आपके पास ये जो नया सीखा था ये भी गया, ठीक है। अब क्या हुआ, वो बच्चा बड़ा हुआ, वो भी अपना जीवन व्यतीत किया। उसके समय तक समय बहुत बदल गया था, चोरी वोरी ज्यादा होने लगी, तमाम प्रकार की दिक्कत आ गई, राजनीति ज्यादा हो गई, तो इसने कुछ नया और सीखा। झूठ बोलना सीख गया, आपके पास कुछ करना सीख गया, थोड़ा सा बातों को घुमाना सीख गया, जितना इनके दादा वादा नहीं सीखे थे, ठीक है। तो उसने कहा मैंने और नया सीखा और नया सीखा। अब इसका बच्चा जन्म हुआ, इसका बच्चा जब जन्म हुआ तो जितना इसने सीखा था 100% आपके पास, प्लस आपके पास 100% के बाद नया, प्लस आपके पास जो और सीखा था वो, इसके साथ में जब ये बड़ा हुआ इसने और अपडेट किया अपने आप को। बस गुण क्या हो रहे, लक्षण ट्रांसफर हो रहे। जो यहां सीखे थे, हमने मोबाइल चलाना सीखा 12 के बाद, आप और हमने कच्चा 12 के बाद ही मोबाइल मिला होगा सबको, ठीक है। मैं अपने की बता रहा हूं कि हम लोगों को तो 12 के बाद ही मिला था, तो आप लोगों को मान लीजिए आप हमसे तो छोटे होंगे तो आपको थोड़ा सा जल्दी और मिल गया होगा, इतना ही समय का फर्क होता ना, कि हम पहले से हैं, हम तुम्हारे पूर्वज हैं, तुम कहा हो अभी सब नए हो, ठीक है। ओके, तो आपने कहा आप जल्दी सीख गए हमसे, ठीक है। अब आप देखो आपसे भी कोई नया पूर्वज वो आ गए पीढ़ी, आपके भांजा भतीजे, आपको मिला था कक्षा 10 में 9 में, उसको मिल जाता है कक्षा केजी में, प्ले ग्राउंड में, मतलब 3 साल का बच्चा है वो मोबाइल चला रहा, उसने तुमसे ज्यादा सीख लिया, तो आप समझ में आ गया। आपने कहा जो चीज हमने सीखी वो तो जाएगी ही, और जो वो नया सीखेगा वो आगे और जाएगा। इसको क्या कहेंगे, लक्षण का ट्रांसफर। बढ़िया, ठीक है। अब एक आध उदाहरण और बता दूं, चलिए मैं दोनों उदाहरण बता देता हूं, एक ऑफिशियल बता देता हूं जिराफ वाला, एक मैं अपना खुद का बता देता हूं, ध्यान मतलब कि बना हुआ। ऐसे समझो, जब आप मानव का इतिहास, अब यही ध्यान देना, जब मानव का इतिहास पढ़ोगे तो ये सुनने में आता है कि सर्वप्रथम पहले क्या था, तो आंसर ये बताया जाता है मानव के जन्म होने के पहले मछलियां थी जो जल में रहती थी। मछलियों की पीढ़ी अपडेट हुई, मछली से पीढ़ी अपडेट होने के बाद धीमे धीमे उससे कुछ कछुओं का जन्म आपके पास हुआ, मतलब पीढ़ी बदल रही है, ध्यान देना। बची रही, फिर विविधता आई, फिर एक आध कछुआ आ गया किसी कारण से। अभी 3 दिन पहले घटना आई थी कि एक आपका बकरी ने 2 बच्चे दिए, और एक बच्चा बकरी का ही दिया, पेपर में छपा था मेन पृष्ठ में, ठीक है, और दूसरा बच्चा भैंस का था, ठीक है। अब सुनना, हंसने वाली बात नहीं है, बायोलॉजी है, यहां ध्यान से समझो, ठीक है। तो मतलब भैंस का था, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, ठीक है। तो जब लाखों साल से ये सीवर चला रहा है तो कछुआ आने लगे। जब कछुआ आए तो धीमे धीमे एक प्रजाति का और विकास हुआ, जाति का, जिसका नाम है क्या, मगरमच्छ। फिर मगरमच्छ आए, मगरमच्छ क्या करने लगे, स्थल तक आने लगे, पानी में रहने लगे, स्थल तक आने लगे, पानी में रहने लगे। फिर क्या हुआ, मगरमच्छ के बाद कुछ ऐसे आपके पास जीव आए जो थोड़ा सा स्थल में ज्यादा चल सकते थे। एक छोटा सा जानवर टाइप का, बिल्ली तो नहीं, जो मतलब कटीले ऐसे समझ लो कुछ, ठीक है, आपके पास ये चलने लगे। इसके बाद क्या हुआ, कहते हैं बंदर बना, बंदर के बाद आदि मानव बने जो आपके 2 पैर पे चलने लगे। आदि मानव के बाद आपके पास मानव में होमो सैपियंस मानव, और होमो सैपियंस के बाद आज आप और हम आए, पीढ़ी ही चली आ रही है, ठीक है। और आप और हम, अब आप एक चीज और बता दूं मैं आपको कि आज के 20 साल पहले आप देखो इतने स्मार्ट लड़का और लड़की नहीं होते थे, और आज की जनरेशन के बच्चे देखो जो नए जन्म हो रहे हैं, अधिकांश 10 में से
साथ की रूपरेखा बहुत अच्छी होती है। बहुत कम देखने में अब बेकार कोई व्यक्ति नजर आता है। और आप में ऐसा नहीं था, मतलब कोई आपके पास में, अपने पिताजी जब देखो तो उनका चेहरा आकृति और थी, लेकिन आजकल के नए बच्चों की चेहरा आकृति स्मार्ट आ रही है। क्यों? क्योंकि अब गुण अपडेट होते जा रहे हैं। ठीक है, ये है आपके पास कौन सा? आनुवांशिक। इसी प्रकार जिराफ का समझ लो। इसमें जिराफ में लेमार्क ने क्या कहा? जिराफ में भाई वैज्ञानिक होते हैं, 20-20 साल अध्ययन करते हैं, तब ये परिभाषा। आप हमने तो 5 मिनट पढ़ ली, वो 20-20 साल देखते हैं। प्रयोग किया लेमार्क ने एक जिराफ। उन्होंने कहा ठीक है, जिराफ ने अपने बच्चे को जन्म दिया। फिर उन्होंने देखा अच्छा, अब एक स्थान पर रखा लेमार्क ने, उसमें जो जिराफ पहला वाला हुआ था उसने अपनी अपना सिर ऊपर करके पत्तियों को खा लिया। अब पेड़ पौधे की पत्तियां लेमार्क ने थोड़ा सा काट दी। अगला बच्चा हुआ, उसको भी पेड़ पत्तियां चाहिए थी, तो उसने गला उठाने का और प्रयास किया। ठीक है, पेड़ से पत्तियां ले ली। फिर उसका बच्चा हुआ, जब उसने देखा कि अब पत्तियां और कम हो गई हैं, तो उसने और दोनों पैर ऊपर करके जंप मारने का प्रयास किया। तब लेमार्क ने देखा कि अब जो नेक्स्ट बच्चा हो रहा है उसके अंदर ये गुण पहले से है। वो जैसे ही जन्म हुआ तो उछलने कूदने लगा और दोनों पैर ऊपर करके जंप मार के पत्तियों को खाने का प्रयास करने लगा, जो उसके पहले वाले व्यक्ति के में नहीं थे। इसे कहते हैं गुणों का हस्तांतरण। ठीक है, चलिए आ जाइए प्रजाति वाले में। ठीक है बेटा, प्रजाति बहुत बढ़िया शब्द, इसमें बहुत समस्या। एक होती है जाति, एक होती है प्रजाति। पहले जाति समझ लें, प्रजाति अपने समझ में आ जाएगी। ध्यान देना, आप एक, ध्यान से देखना बेटा, आप एक गांव में गए, ऐसे समझ लो आप एक ग्रामीण परितंत्र में गए। ठीक है, परितंत्र मतलब एक ग्रामीण वाला एरिया या गांव लिख लो। आप एक गांव में गए बेटा, ओके ध्यान दीजिए। आप गांव में घूमे, आपने कहा देखते हैं गांव में क्या क्या मिलता है। तो आप गांव में गए तो आपने देखा आगे चल के कि गांव में एक बकरी, कुछ बकरियां घूम रही थी। आपने कहा कोई बात नहीं, और देखें गांव में क्या है। तो आप देखें आगे, तो आपको गांव में आपके पास कुत्ता कुत्ता नजर आ गए। आपके पास और गए तो कुछ लोग अपने यहाँ गाय बांधी थी, कुछ गाय टहल रही थी, मतलब घूम रही थी सड़क पे। और आपके पास गए तो आपने कहा गांव में पेड़ पौधे भी हैं। तो आपने कहा हाँ पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं। और आपने देखा गांव में मानव भी है। ठीक है, आदमी भी रह रहे, लड़का लड़की फीमेल्स रह रहे। ठीक है, ओके। ये क्या है? ये जातियां हैं। फिर समझना, तुमको क्या मिला? एक बकरी की जाति मिली। तुमको क्या मिला? कुत्ता जाति मिली। गाय क्या है? जाति है। और मानव क्या है? जाति है। ध्यान से समझना। अब तुमने थोड़ा और अध्ययन किया, क्या इतने ही है? तो तुमने पता किया नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम महिलाओं के पास जाएं तो ये मानव में जाए तो मानव में हमने देखा, मानव में कुछ पुरुष हैं और इन्हीं मानव में कुछ महिला हैं और इन्हीं मानव में कुछ एक जाति है जिसको सरकार ने बैलेट किया है, किन्नर। ठीक है, इसी प्रकार से आप कुत्ता में गए तो आपने देखा एक देसी कुत्ता है जो आपके पास भौंक कर रहा है बस, और एक आपके पास जर्मन कुत्ता है, जर्मन शेफर्ड, और एक आपके पास पब है, पवेलियन ये कुत्ता है। तुमने कहा बहुत बढ़िया, प्रधान जी तो जर्मन शेफर्ड बांधे हैं, और आपने कहा हमारे घर के बाहर तो दिन में भौंकने वाला देसी कुत्ता है। ठीक है, और आपके पास तुमने कहा ये बढ़िया, इसका झलरिया कुत्ता, पूरा आपके पास बाल बाल है पब। तुमने कहा ये तो अलग कुत्ते हैं यार। ठीक है, तुमने गाय में गए, गाय में तुमने देखा, उनसे पूछा तुम्हारी गाय कितना दूध दे देती है? तो उसने कहा हमारी गाय एक बार में 10 लीटर का कम से कम दूध दे देती है। तुमने कहा ये कौन सी गाय है? हमारी गाय क्यों देती? तो वो कहती हमारी, वो क्या बोलेगा, हमारी गाय अलग है, एक साहीवाल गाय है। ठीक है, तुमने और देखा गाय के बारे में अध्ययन किया तो तुम्हें पता चला आपके पास एक गाय आती है, आपके पास गीर, एक गाय आती है आपके पास जिसको कहते हैं आपके पास लाल गाय, एक गेरुआ कलर होती है। ठीक है, ये गाय हो गई। ठीक है, ऐसे तो आपने कहा साहीवाल, एक गीर, एक लाल, ये सब यार का है? तब तुमने कहा अरे हम तो जाति के चक्कर में फंसे थे, जाति में कुछ नहीं रखा, जाति में रखा है। ठीक है, तुमने कहा अच्छा किसी जाति की किस्म या प्रकार या टाइप आपके पास क्या कहलाएगी? तो बोलिएगा किसी जाति की किस्म, प्रकार या टाइप
आपके पास क्या कहलाएगी? प्रजाति। प्रजाति और प्रजाति हो गया सेकेंड हेडिंग कंप्लीट। ठीक है, कोई पूछे जाति क्या है तो बस बता देना, जाति विभिन्न प्रकार के अलग अलग जीव, अलग अलग जीव, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, जाति। प्रजाति क्या है तो बता देना, विभिन्न प्रकार की किसी एक जीव की अलग अलग किस्में, टाइप, ये प्रजाति है। कभी ना भूलना, सीधा प्रश्न दे देगा घोड़ा क्या है, प्रजाति, जाति, समझ में नहीं आएगा। आपके पास साहिवाल गाय की क्या है, जाति, प्रजाति, और आप और हम अपने से ले जाएंगे। आप हम अपने से कैसे ले जाएंगे कि हम तो मानव प्रजाति, मानव प्रजाति, अपन अपने से ले जाएंगे, और ये यादव, ये राजपूत, ये ऐसी जाति। ठीक है, तो तुम लगा के आ जाओगे जाति, गलत हो जाएगा। इन्वायरमेंट पढ़ रहे ना कि अपना संविधान पढ़ रहे। ठीक है, आपके पास बढ़िया, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब आ जाइए समुदाय वाले में, ध्यान देना, बहुत बढ़िया है ये भी। फिर से एक बार बता दूं, कोई पूछे जाति तो बता देना विभिन्न जीव की अलग अलग जातियां, प्रजाति एक जीव की अलग अलग टाइप। ठीक है, ओके। चलिए, समुदाय परितंत्र विविधता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें समझ में नहीं आता, परितंत्र विविधता ये क्या लफड़ा है। बिल्कुल एक प्रैक्टिकल उदाहरण देना हो, समझिए, सीधा उसी बात समझ में जाएगा। आप एक शादी में गए, ध्यान से देखना, बढ़िया स्मार्ट कपड़े अपने पहनकर शादी में गए। शादी में जैसे ही तुम मेन गेट पर गए, तुम मतलब शादी मतलब किसी के घर गए, शादी में 2-3 दिन की शादी थी, तुम गए वहां पर, तुम्हें एक लड़की दिखी। ठीक है, बहुत ध्यान से, सिंपल सूट सलवार पहने, सब कुछ, और वो लड़की तुम्हें देख के क्या करी, नीचे नजर डाल ली और चली गई। आगे अंदर गए, एक लड़की और मेरी शादी है, मिल जाएंगी, ने जैसे तुम्हें देखा, तुम्हें देखकर भाग गई। ठीक है, तुमने कहा मैं इतना बुरा लगता हूं क्या। फिर आगे गए, जयमाला का टाइम आया, चौथी लड़की मिली, चौथी लड़की जैसे तुमने उस लड़की को देखा, उस लड़की ने तुम्हें देखा, तुम्हें पकड़कर कमरे में ले गई। एक स्थान पर एक जाति के अलग अलग लक्षणों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, समुदाय परितंत्र विविधता। थैंक यू, क्लास समाप्त। लिखिए।